नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। अमित सजेजा है, मोतीलाल ओसवाल से। तरुण सत्संगी हैं, सिल्क रूट से। वीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी से। और साथ ही आज हमारे साथ एक और मेहमान है, पुलकित अग्रवाल हैं, S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल में कल करीब 3% की गिरावट दिखी थी और आज भी यहां पर दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $80 के अब नीचे आ चुका है। जिस तरह से ओपेक मेंबर्स में असहमति दिखी और जो उत्पादन पॉलिसी है, जो पहले अनिवार्य था, कोटे के तहत उनको उत्पादन कटौती कर रहे थे, उसमें अब स्वेच्छा से या तो कटौती करेंगे, ये अनिवार्य नहीं होगा। और हालांकि 8 देश ऐसे थे, 8 मेंबर्स ओपेक प्लस के ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो 2024 की पहली तिमाही में 22 लाख बैरल उत्पादन घटाएंगे, जिसमें सऊदी और रूस की तरफ से जो एडिशनल कटौती हो रही थी वो भी शामिल है। हालांकि जो मौजूदा अगर आप नंबर्स अगर आप देखें, ओपेक प्लस की मौजूदा रोजाना उत्पादन करीब 4.3 करोड़ का बैरल का मौजूदा रोजाना उत्पादन है। उस उत्पादन स्तर पर जो कटौती दिख रही है वो 50 लाख बैरल के आसपास की दिख रही है। लेकिन चलिए, इसका असर क्या होगा बाजार पर, यह समझना ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ पुलकित अग्रवाल हैं। पुलकित, सबसे पहले बताइए, जो ओपेक प्लस में जो कुछ हुआ उसे आप कैसे देख रहे हैं, आपका क्या कह रहा है इस पर? जी नमस्कार। देखिए, ओपेक प्लस ने जो कल स्वैच्छिक कटौती का ऐलान किया है, वो कहीं ना कहीं जरूरी भी था मार्केट के लिए, क्योंकि अगली साल अगर हम देखें, सप्लाई डिमांड बैलेंसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई है नॉन ओपेक प्लस कंट्रीज से, वो डिमांड को टेक केयर करती हुई दिखाई दे रही है। और S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के डिमांड सप्लाई बैलेंसेस के अनुसार अगली साल की पहले हाफ में हम एक इन्वेंट्री बिल्ड देख सकते हैं। तो ओपेक प्लस के लिए जरूरी था एक एडिशनल कट का ऐलान करना, जो कि उन्होंने एक स्वैच्छिक कट के हिसाब से किया है। कल के अगर कट की हम बात करें तो जो 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे का जो वॉलंटरी कट अनाउंस किया है, उसमें से ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे तो पहले से ही था। तो एडिशनल जो मार्केट के लिए आया है वो 0.7 मिलियन बैरल्स पर डे का ही है, ना कि 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे, क्योंकि सऊदी और रशिया ने वेरी इंपॉर्टेंटली वो पहले भी अभी भी कट कर रहे थे और उन्होंने बस उस कट को आगे बढ़ाने की ही घोषणा करी है। कटौती है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 0.75 मिलियन बैरल का ही है। तो अब क्रूड के प्राइस को लेकर आपको क्या सेंस लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है, क्या रेंज S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की क्या रेंज है, आप क्या रेंज देखते हैं ब्रेंट क्रूड की अगर बात कर सकते हैं तो? जी, देखिए, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो इस कटौती के पहले, क्योंकि अगली साल एक स्ट्रक्चरल वीकनेस हमें देखने को मिल रही है मार्केट्स में, तो S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स का एस्टिमेट अगली साल के लिए पहले हाफ ऑफ द ईयर में क्रूड प्राइसेस का 80 से 85 के बीच में रहने का अनुमान था। और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, क्योंकि थोड़ी सीजनल तेजी भी आती है थर्ड क्वार्टर में, तो उस हिसाब से थोड़ी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हुई और 85 क्रॉस करती हुई 90 की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। हम S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स ने इस कल की कटौती के बाद कोई अभी तक नया फोरकास्ट जारी नहीं किया है। तो अभी भी हमारे हिसाब से क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगली साल के लिए 85 के अराउंड ही होवर करती हुई रह सकती हैं। ओके, यानी 85 के आसपास घूम सकती है, ये रेंज अभी तक का है। नया आउटलुक हालांकि आना बाकी है। शुक्रिया पुलकित, आपने वक्त दिया। और S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एनर्जी ट्रांजिशन और क्लीन टेक कंसल्टिंग से गौरी जौहर, उनसे भी हमने बात की। हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने क्रूड प्राइस को लेकर क्या कहा था, आइए वो भी सुनवा देते हैं। अभी जो हमें अभी अंडरस्टैंडिंग है डिमांड एंड सप्लाई की कि 2024-25 डिपेंड करता है क्या सिनारियो आएगा। कई चीज़ें चेंज होती हैं, कई चीज़ें अभी नहीं बता सकते कि जियोपॉलिटिक्स में हो या ओपेक का क्या स्टैंड होगा, लेकिन अभी जो हम देख सकते हैं उसके हिसाब से अभी मार्केट्स में सप्लाई रहेगी। और तो आपने सुना S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की राय कि कमोडिटी क्रूड को लेकर उनकी क्या राय बन रही है। बीरेन सर, अब आप बताइए क्या लग रहा है प्राइस को लेकर, आप
का रेंज क्या है? आप कहाँ जाता देख रहे हैं क्रूड को, और जिनको ट्रेडिंग करनी है उनके लिए क्या सलाह है? Sprinkle could be is secondary call 785 के community very expert. या तो लोग है तो उनको पुट ऑप्शन करना चाहिए। मुझे कहीं ये थोड़ा लग रहा है ओपेक को भी ना जी जी। सेलर करना पड़ेगा। ओके वीरेंद्र सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे, हो सकता है दोबारा रिकनेक्ट करने में वो दिक्कत खत्म हो जाए। अमित जी, आप बताइए प्राइस को लेकर, क्रूड के प्राइस का आउटलुक, आपका आउटलुक क्या है? जी नमस्कार शुमन जी। देखिए, जैसे आपने बताया कि जो स्टेटमेंट आई वो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी और इंडिविजुअल कोटास असाइन किए गए, उसमें से अंगोला ने रिजेक्ट भी किया, तो एक एकता जो दिखाई दे रही थी पिछले कुछ मीटिंग्स में, एक यूनिटी दिखाई दे रही थी, वो इस टाइम दिखाई नहीं दी है। और ये भी हो सकता है कि ये एक आखिरी दाव ओपेक की तरफ से हो प्राइसेस को संभालने के लिए, ऐसा भी मार्केट ने लिया है, क्योंकि नेट नेट देखा जाए इंक्रीमेंटल जो प्रोडक्शन कट हुआ है वो करीबन 6,85,000 से 6,90,000 बैरल्स पर डे हुआ है। आईईए का एस्टिमेट था कि नेक्स्ट ईयर 9 लाख बैरल का एक डेफिसिट हो सकता है पर डे के बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इतना पॉजिटिव नहीं था मार्केट के लिए, हमने इसलिए ऊपरी स्तरों से दबाव आते हुए देखा। मुझे लगता है अगर मैं मीडियम टर्म आउटलुक लूं तो अभी भी WTI क्रूड $82 के नीचे नेगेटिव है। डाउनसाइड में $72 के जो लो दिखे थे वो टूट सकते हैं। $70 से $71 तक आने की मुझे शॉर्ट टर्म में संभावना दिख रही है। मैं सेलोन रैलीज की सलाह देना चाहूंगा, वो शॉर्ट टर्म एज मीडियम टर्म। प्योरली शॉर्ट टर्म की बात करें तो 6,440 के करीब बिकवाली कर सकते हैं। अपसाइड में 6,520 का थोड़ा एक डीपर स्टॉप होगा और डाउनसाइड में 6,240 का टारगेट होगा। इसी ट्रेड को ऑप्शंस द्वारा भी प्ले किया जा सकता है, जहां पर हम 6,300 का एक पुट लेके चल सकते हैं। यानी दोनों तरह की राय, आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 6,400 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 200 के आसपास, टारगेट 270 का है, या फिर आप फ्यूचर्स में भी आप क्रूड को बेच सकते हैं 6,440 के आसपास और टारगेट नीचे का 6,240 का है। भूपेश जी, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है क्रूड आज बेचकर ही जाए? सर, क्रूड की बात करें तो क्रूड में कल एक अच्छी खासी गिरावट ऊपर के भाव से देखने को मिली है। मुझे लगता है कि वो कल का भाव आसानी से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो क्रूड में दोनों स्ट्रेटजी मेरी इस प्रकार रहेगी कि क्रूड अपसाइड में 6,440 से 450 के आसपास कहीं भी मिलता है, वहां 6,500 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचना चाहिए। अन्यथा नीचे में अगर 6,330 भी तोड़ता है तो भी इसको बेचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 6,250 और 6,150 के टारगेट आसानी से संभावित रहेंगे। बाद गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड हालांकि आज दायरे में दिख रहा है, चांदी में हल्की तेजी दिख रही है। अमित जी, गोल्ड और सिल्वर क्या करना चाहिए? आज फिर से नया रिकॉर्ड दिख रहा है आपको और 63,000 भी जल्द पार कर जाएगा क्या सोना अब? जी देखिए, बिल्कुल रेजिलियंस काफी दिखाई दे रहा है, स्थिरता है इन स्तरों पे भी। और एक बात हाईलाइट करने की है कि ये रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग हमने मंथली बेसिस पे देखी है कल के सेशन में, क्योंकि इसके पहले जब भी 2020 से 2080 से 70 भी गया था ऊपर में, क्लोजिंग नहीं आ पा रही थी मंथली बेसिस। सो दिस इज द बेस्ट मंथली क्लोज एवर। और ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड 2000 से $2,010 का जो एक रेंज है सपोर्ट की तरह काम करेगा और पॉसिबली 2080 के जो लाइफ टाइम हाईज हैं वो दोबारा रीटेस्ट हो सकते हैं। तो मैं ट्रेंड के साथ ही चलना प्रेफर करूंगा। शॉर्ट टर्म बेसिस अगर सलाह दूं तो फेब्रुअरी वायदा जो है वहां पर 62,400 के रीजन में बाइंग किया जा सकता है। अपसाइड में मेरा मानना है कि लगभग 62,800 से 900 शॉर्ट टर्म टारगेट्स, और थोड़ा लंबा अगर नजरिया लें तो 63,200 तक भी प्राइसेस जा सकती हैं। जहां तक चांदी की बात है, चांदी में कल हमने ज्यादा तेजी आते हुए देखी है एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी अगर देखा जाए तो 88 से फिलहाल 81 की तरफ आ चुका है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, जो सिल्वर को फेवर कर रहा है। मैं मार्च सिल्वर वायदा में अगर कॉल देना चाहूं तो 77,300 के करीब बाइंग की सलाह होगी। 76,700 का स्टॉप होगा। 78,300 यानी 78,300 तक के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदारी की सलाह। 62,800 के टारगेट के लिए गोल्ड खरीदे और चांदी 78,300 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह अमित जी की आ रही है। अब भूपेश जी, आप बताइए, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर में आज? सिल्वर में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं, बाजार का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, स्पेशली सिल्वर
का बाजार देखें तो मुझे लगता है कि सिल्वर मार्च वायदा अभी जब तक 77,000 के नीचे नहीं जाता तब तक इसमें पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी और अपसाइड में 78,000 और 78,500 तक के लक्ष्य आसानी से देखे जा सकते हैं। वहीं गोल्ड की चर्चा करें तो गोल्ड में मुझे नहीं लगता कि भाव अभी 62,450 के नीचे आसानी से जाने चाहिए। अपसाइड में 62,900 और 63,200 तक के लक्ष्य लॉन्गर टर्म में मीडियम टर्म में भी देखे जा सकते वीरेंद्र सर, आपका आउटलुक क्या है गोल्ड सिल्वर पर? जिस तरह से जेपी मॉर्गन ने जो 2024 के लिए जो उनकी रिपोर्ट है कमोडिटी मार्केट में, उनको गोल्ड और सिल्वर पे सबसे ज्यादा बुलिश है। आप क्या लग रहा है आपको, जिनको पोजिशनल व्यू रखना है गोल्ड सिल्वर में, वो क्या करे अब? ऑडियो म्यूट है। फेड चेयरमैन का आपके ऑडियो में फिर से दिक्कत आ रही है, फिर से आपके पास आएंगे की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में हालांकि आज दायरे में ही कारोबार हो रहा है, 235 रुपए के नीचे है, मामूली कमजोरी दिख रही है। अमित जी, नेचुरल गैस में ऑप्शन में क्या ट्रेड है? जी फिलहाल पुट लेके चलने की सलाह है, क्योंकि आउटलुक जो है वो नेगेटिव ही बना हुआ है। तो 235 का भी पुट लिया जा सकता है करंट मार्केट रेट पे। और मेरा मानना है कि फ्यूचर्स के हिसाब से करीबन 226 से 27 तक की जगह है, तो जब तक ये टारगेट नहीं आता तब तक 235 का जो पुट ऑप्शन है वो लेके होल्ड किया जा सकता है। खरीदने की सलाह या फ्यूचर्स में आप बेच सकते हैं 236 पे 230 के टारगेट के लिए। भूपेश जी, आपको भी लग रहा है एनजीबी क्रूड की तरफ बेचकर ही जाएं? अगर नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर देखें चार्ट का तो काफी दिनों से लगातार नेगेटिविटी जारी है। इसमें 285 से कंटिन्यू इसमें बिकवाली का जो प्रेशर बना हुआ है वो आज तक भी जारी है। जहां भी कोई पुल बैक 240 से 41 के आसपास मिलता है वहां बिकवाली करनी चाहिए। 245 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में 230 और 227 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। कॉपर बिल्कुल सपाट है, 721 रुपए 50 पैसे के आसपास। जिंक 223 रुपए के नीचे, हल्की नरमी। एल्युमिनियम में भी मामूली कमजोरी है, 201 रुपए 10 पैसे के आसपास। लेड हल्की तेजी से दिखा रहा है, लेड 186 रुपए के ऊपर है। भूपेश जी, बेस मेटल्स में आज कहां ट्रेड लेना चाहिए? दिनों से देखें तो बेस मेटल का ओवरऑल मार्केट अभी भी एक साइडवेज या कहें कि रेंजिंग मोड में बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि कॉपर का बाजार 723 के ऊपर निकलता है तभी इसमें कोई फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, अन्यथा बाजार 723 से 713 के जो रेंज है उसमें ट्रेड करता रहेगा। और वहीं जिंक की बात करें तो जिंक का ट्रेंड कंप्लीटली नेगेटिव बना हुआ है। नीचे में 270 के आसपास कोई अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, अन्यथा बाजार एक रेंज में ही ट्रेड करने की संभावना है। ओके, रेंज में ट्रेड होने की संभावना दिख रही है। आप कोई कॉल दे रहे हैं क्या अमित जी? आपको लग रहा है क्या कहीं कुछ एक्शन बेस मेटल्स में आज? देखिए, कॉपर में संभावित हो सकता है, क्योंकि दो रीजनेबली बड़ी कॉपर माइंस जो है वहां पर प्रोडक्शन अलग अलग कारणों की वजह से फिलहाल शट है, जो 2% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस एक बूस्टर की तरह एक्ट कर सकता है। एलएमई पे ऑलरेडी हमने देखा कि $8,500 के आसपास ही प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं, जो करीबन 3 महीने के हाईज हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस मैं कॉपर में 720 के करीब डिप पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, 717 के स्टॉप के साथ। 725 तक का एक लिमिटेड टारगेट होगा, लेकिन अगर ये प्राइस निकल जाती है तो 732 तक भी ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। ओके, तो कॉपर 720 में पहला टारगेट 725 का, फिर आगे तेजी और बढ़ सकती है, लेकिन इस ट्रेड के लिए 717 रुपए का स्टॉप लॉस भी आप लगा लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। तरुण जी काफी समय से वेट भी कर रहे हैं। तरुण जी, सबसे पहले स्पाइसेस पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। धनिया आज तेज है, टर्मरिक तेज है, जीरा काफी गिरावट के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है इसी आसपास में 40 से 45 के रेंज में अब दिख रहा है जीरे का भाव। क्या लग रहा है तीनों ही काउंटर पर आपका आउटलुक? तरुण जी, ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज।
हाय विश मोहन जी, गुड मॉर्निंग। आई गुड थिंक मॉर्निंग। बारिंग धनिया बाकी खास एक्टिविटी मेरे को नहीं दिखती है। कोरिएंडर इज लुकिंग पॉजिटिव एंड इट हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड वेल रिसेंटली। सो आई थिंक इसमें है ना पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। जीरा में तो अभी लीन सीजन है, सप्लाई नहीं है मार्केट के अंदर, ऑलरेडी करेक्टेड लॉट, एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा हलचल रहेगी। टर्मरिक रिसेंट रेंज जो हुई है प्रोड्यूसिंग एरिया में विच इज फेवरेबल फॉर टर्मरिक, तो आई थिंक देयर वुड बी अ बिट ऑफ करेक्शन फ्रॉम हियर इन टर्मरिक, एंड ग्रेजुअली देखेंगे तो टर्मरिक के प्राइसेस धीरे धीरे मॉडरेटली डाउन हो रहे हैं। आई थिंक दैट मोमेंटम विल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल। और ग्वार को लेकर क्या आउटलुक है तरुण जी आपको? ग्वार सीड ग्वारगम किस तरह की चाल यहां से दिख रही है आज? हालांकि दायरे में, हालांकि काफी समय से दायरे में ही है, क्या लग रहा है इस दायरे से निकलेंगे दोनों काउंटर? आई थिंक सप्लाई काफी मार्केट में आ रही है जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट प्राइस में देख रहे हैं। ऑलरेडी बॉटम ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ बन चुका है, लेकिन खास एक्टिविटी न्यूयॉर्क में नहीं लगती है। साइमल्टेनियसली अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, WTI या अदर क्रूड ऑयल की बात करते हैं जिसमें मेनली गम यूज होता है एक्सट्रैक्शन में, तो वो एक्चुअली सेगमेंट है, वो लगता है कि अभी कपल ऑफ मंथ्स और परफॉर्म नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली दैट विल आल्सो हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ ग्वार सीड एंड ग्वारगम कॉम्प्लेक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि लल एक्टिविटी विल कंटिन्यू, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे वी विल हेड टुवर्ड द लीन पीरियड देयर कुड बी लाइक मोमेंटरी बाइंग फॉर अ व्हाइल, बट नॉट मच बियॉन्ड a certain level। कर लेते हैं कॉटन की। तरुण जी, कॉटन पे बताइए, कॉटन कीमतें तो लगातार नरमी ही दिखा रही हैं। अगर आज MCX कॉटन देखें तो 57,000 के आसपास है। आवक काफी ज्यादा है, डिमांड उस मुकाबले है नहीं, एक्सपोर्ट डिमांड भी कमजोर है। क्या लग रहा है कॉटन की चाल आगे आपको कैसी दिख रही है? आई थिंक फैक्टर्स आपने वेल एक्सप्लेन कर ही दी हैं। साइमल्टेनियसली देखिए, मैं कहूंगा इस बार प्रोडक्शन जरूर कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं जितना कि अदर आर टॉकिंग अबाउट। इट इज समवेयर अराउंड 315 लाख बिल। साइमल्टेनियसली देखिए कैरी फॉरवर्ड बहुत हाई था, सो अल्टीमेटली जो रिडक्शन इन कॉटन प्रोडक्शन है वो मोर देन कॉम्पनसेट कर देगा। साइमल्टेनियसली लास्ट 1.5 ईयर से कॉटन का डिमांड वर्ल्ड मार्केट में नहीं है। फाइनल जो प्रोडक्ट्स है विच इज आर नॉट एक्चुअली गेटिंग इंक्रीमेंटल डिमांड, एंड इन्वेंट्रीज आर वेरी हाई। अनटिल अनलेस वो एक्चुअली मार्केट में नहीं जाएगा, देयर वुड नॉट बी इंक्रीमेंटल डिमांड इन द कॉटन। सो दैट इज द वेरी रीजन डिस्पाइट द लोअर प्रोडक्शन प्राइसेस आर फॉलिंग, एंड इट विल कंटिन्यू ड्यूरिंग द पीक टेन्योर। जी, कॉटन सीड ऑयल केक कॉटन का ही बाई प्रोडक्ट है। यहाँ पर कुछ तेजी आपको दिख रही है क्या? आगे 2,900 के ऊपर है NCDX पर। क्या लग रहा है इसकी चाल कैसी रह सकती है आगे? I think now onwards it should be on downside and it has already rallied a lot. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा यहाँ से। करेक्शन की संभावना दिख रही है। अमित जी, एग्री मार्केट में आपकी टॉप पिक अगर आज के लिए चुनना हो, किसी को ट्रेड करना हो टेक्निकल बेसिस पे, तो क्या सलाह देंगे एग्री मार्केट के लिए? जी, मेरा मानना है कि धनिया में बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है और ये मोमेंटम जारी रह सकता है। पॉसिबली 8,800 तक हम एक मीडियम टर्म टारगेट लेके चल सकते हैं। तो मैं धनिया में तेजी करके चलना पसंद करूंगा यहाँ पर। पसंद आ रहा मसाले में। और ग्वार सीड ग्वारगम क्या कब तक दायरे से निकलता आपको दिख रहा है ग्वार? अमित जी, आपसे सवाल है। जी, मेरा मानना है कि कुछ और समय दायरे में ही रहेगा। मुझे डाउनसाइड में 11,000 भी टूटता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन एट द सेम टाइम 12,000 12,200 भी मीडियम टर्म बेसिस रहेगा। तो 1,000 पॉइंट का एक दायरा मुझे लगता है रहेगा। फिलहाल जो रुझान जो है नीचे की तरफ है, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से मुझे आता हुआ नहीं दिखता है गौरगम में। शुक्रिया अमित जी, तरुण जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेश जी आपका भी। बीरेंद्र सर से बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई टेक्निकल दिक्कतों की वजह से, लेकिन चलिए शो को यहीं समेटते हैं।